ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। बात एक बार फिर से बंगाल की करेंगे, जहां नई सरकार आने के बाद शुवेंदु के हर फैसले पर सवाल खड़े हो रहे हैं और अब टीएमसी की भी फाइल खुल रही है। दनादन आदेश जारी हो रहे हैं तो उनके सरकार के कार्यकाल में हुए कामकाज पर भी हथौड़ा चल रहा है। ताजा एक्शन कोलकाता में हुआ, जहां विधाननगर के सॉल्टलेक स्टेडियम के वीआईपी गेट के बाहर लगी विचित्र फुटबॉल वाले स्टेच्यू को हटा दिया गया है। इस स्टेच्यू को 2017 में फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप से पहले वीआईपी गेट पर लगाया गया था। खुद ममता ने इसको डिजाइन किया था। इस स्टेच्यू का बिना धड़ का होना लोगों को खटकता था। इस पर धड़ की जगह फुटबॉल लगा था, जबकि इसके नीचे 2 बूट पर फुटबॉल लगे थे। खेल प्रेमी इसे स्तरीय नहीं मान रहे थे। कुछ दिन पहले नए खेल मंत्री निशित प्रमाणिक ने इस मूर्ति को विचित्र और भद्दी बताते हुए इसे हटाने का ऐलान किया था और अब इस पर अमल भी हो गया है। अब जल्द ही इसकी जगह नया स्टैच्यू भी लगाया जा सकता है। तो अब देखिए, इसे ऐसे भी देखा जा सकता है कि क्या जितने भी फैसले ममता सरकार की तरफ से लिए गए थे, उन तमाम फैसलों पर ये सरकार अब उन फैसलों की फाइल खोल रही है। क्या सिर्फ एक मूर्तिगिरी है या इसके अलावा भी बाकी जो काम ममता बनर्जी कर रही थी उसको भी ये सरकार रिवर्स कर सकती है? ये जरूर सवाल पूछे जाने लगे हैं, क्योंकि ये मूर्ति अब हट गई है। तस्वीर आप देखिए, मूर्ति पूरी तरीके से हटा दी गई है। इस मूर्ति को लेकर कई प्रश्न थे और ये मूर्ति हर्षवर्धन जी बड़ी करीब थी ममता बनर्जी के, उन्होंने इसको डिजाइन किया था। इसका गिरना क्या मैसेजिंग है? नहीं, मुझे लगता है कि जब ममता जी की सत्ता चली गई तो इस तरह की मूर्तियों के गिरने का तो कुछ बचा रह नहीं जाता है। और आपने जब ब्रेक पर जाने से पहले एक लाइन कही कि ममता बनर्जी की उन चीज़ों को चुन चुन कर हटा, मैं इसको ऐसे नहीं देखता हूँ। जिस एजेंडे पर सरकार चुनी गई है वो काम शुभेंदु अधिकारी कर रहे हैं। ममता बनर्जी जो कर रही थी उसको जनता पसंद नहीं कर रही थी और इसलिए ये शुभेंदु अधिकारी का पॉलिटिकल मैंडेट है, नैतिक जिम्मेदारी है कि जो ममता बनर्जी कर रही थी उसको रिवर्स किया जाए। रिवर्स मतलब हमेशा वही नहीं होता है कि उसको उलट देना या तोड़ देना या हटा देना, ये नहीं। रिवर्स मतलब जनता जो चाहती थी और जो नहीं हो पा रहा था उसको करना। उसमें कई बार मैसेजिंग के लिए भी कुछ चीजें होती हैं, कई बार मैसेजिंग अपने आप हो जाती है और कई बार थोड़ा जानबूझकर भी कराई जाती है। दोनों काम उसमें शामिल होते हैं। अब जानबूझकर हुई है या कैसे कराई गई, ये थोड़ा आप उसको अलग तरह से देखें, लेकिन निश्चित तौर पर शुभेंदु अधिकारी ये चाहेंगे कि अगले 5 सालों में जो ये हर दिन बीतेगा उसमें ममता जी के एक एक जो काम है या उसकी निशानियां हैं वो समाप्त हो और शुभेंदु की स्टैंपिंग, भारतीय जनता पार्टी की स्टैंपिंग वो होती हुई दिखे। और मुझे उसमें कोई संदेह नहीं कि होगा, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी उस तरह वाले नहीं है कि आराम से सोचेंगे करेंगे, वो नहीं दिख रहे। उनको पता है कि बड़ी तेजी में सब काम करना है, तो वो स्टेप बाय स्टेप उनका प्लान पूरा तैयार है। और पता नहीं इस बार किसी ने अभी तक क्यों नहीं कहा, वरना तो पहले दिन आ जाता है मोदी सरकार में हर किसी का 100 डेज एजेंडा। तो वो भले ही उस तरह से ना आया हो, लेकिन उस 100 डेज में ये सब शामिल है। काम तो तेजी से कर ही रहे हैं। आज भी टीएमसी के एक दफ्तर पर बुलडोजर चला है और बड़ी बात यह कि वो बुलडोजर उस व्यक्ति ने चलाया है जिस व्यक्ति की वो जमीन थी जिस पर टीएमसी ने कब्जा कर लिया था। तो ऐसे करके बंगाल में काम तो हो ही रहे, शुभेंदु काम कर ही रहे हैं। अब उस पर सवाल विपक्ष उठाए, टीएमसी पूछे, वो उनका अधिकार है। बात बिहार की भी कर लेंगे। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी को लेकर इस वक्त काफी चर्चाएं हो रही हैं। उनका एक बयान इस वक्त हॉट टॉपिक बना हुआ है। पहले एनकाउंटर के मुद्दे पर सम्राट चौधरी ने विपक्ष को घेरने की कोशिश की। हरे गमछे का मुद्दा उछालकर विपक्ष को बैकफुट पर लाने की कोशिश की। सम्राट चौधरी ने एआई समिट के मंच पर कहा कि पटना में करीब 4000 एआई कैमरे लगाए गए हैं और अगर एआई से कहा जाए कि हरे गमछे वाले को खोजो तो वो तुरंत ऐसे लोगों की पहचान कर लेगी। इस पर घमासान मच गया है। तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि सीएम सम्राट चौधरी की सोच क्या है, ये उनका बयान बताता है। तेजस्वी की बहन रोहिणी आचार्य ने लंबा चौड़ा पोस्ट लिखते हुए सीएम सम्राट चौधरी पर जमकर निशाना साधा और लिखा कि कौन एफिडेविट को हाफिडेविट बोलता है ये भी एआई बता देगा। रोहिणी आचार्य ने लंबा चौड़ा एक पोस्ट लिखा है और कहा है कि एआई तो बहुत कुछ बता देगा, एआई तो आपकी डिग्री के बारे में भी बता देगा। तो ये तमाम बातें क्या सम्राट चौधरी एआई से पूछेंगे, ये रोहिणी आचार्य ने सवाल पूछते हैं। तेजस्वी यादव भी नाराज हो गए हैं और सम्राट चौधरी के इस बयान की चर्चा बिहार में खूब हो रही है। अब इस नाराजगी के पीछे की वजह विजय जी क्या समझ में आती है? एआई की बात करते करते अगर कह रहे हैं यहाँ पर सम्राट चौधरी हरे रंग को, हालांकि उन्होंने चूंकि स्पेसिफाई कर दिया इसलिए उस पर इतना ज्यादा गुस्सा है। मैं सर आ रही हूँ आपके पास, बस सुनवा देते हैं क्या कहा उन्होंने। मान लीजिए पटना में लगभग 4000 सीसीटीवी कैमरा लगा है और यदि एक बार हरे गमछे वाले को पकड़ना है और एक बार खाली कह दीजिए आई को कि हरा गमछा वाले को खोजिए, तो कितना जल्दी पकड़ा जाएगा? पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा? तो मैं किसी के तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं,
लेकिन मेरे लिए अपराधी का जात नहीं है साथियों, ये ध्यान रखिएगा। अरे अपराधी को अपराधी की तरह ट्रीट करना है, कहीं कुछ नहीं। किसी जाति किसी धर्म का हो, यदि बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था से कोई छेड़छाड़ करता है तो उसके लिए कोई जात नहीं है, कोई धर्म नहीं है। एकदम स्पष्ट रहिए, रूल ऑफ लॉ स्थापित करना है। सरकार के पास पैसा नहीं है कुछ करने के लिए, खजाना खाली है। हमने पहले भी बोला था कि भाई जो आप लोगों ने महिलाओं को जो वादा किया था दूसरी किस्त देने का, वो कब दीजिएगा? पेंशन कब दीजिएगा? बिजली की दरें आप बढ़ा रहे हैं, आपने लोगों को धोखा दिया है। और इस तरह का बयान दे करके, हरा गमछा हो नीला गमछा हो, इस तरह का बयान अगर मुख्यमंत्री देते हैं तो उनकी सोच पे हमको जो है हंसी आती है। अब सम्राट चौधरी ने भगवा गमछा पहन रखा था और वो बात हरे गमछे की कर रहे थे, और जब हरे गमछे की बात कर रहे थे तो तेजस्वी यादव इस पर प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। विजय जी, देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक तो ये समझे, अभी हिंदुस्तान के और दुनिया के बड़े एक इकोनॉमिस्ट हैं, उनका कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भारत बहुत पीछे रह गया है, पहले तो उस पर काम किया जाए। कैमरा तो छोड़ी बात, उन्होंने अच्छा इशू किया, और जिस पे शायद सरकार दोबारा से रीप्लान कर रही है कि कैसे उसको काम किया जाए, क्योंकि दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ बहुत रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है, और उस तेज़ी से कैसे काम होना, उस पर काम किया जाए। सरकार को भी और देश को भी, देश में भी बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, लेकिन अभी एआई पर हम बहुत पीछे हैं। वो तो एक बड़ा इशू है, गंभीर इशू है। और जो बात सम्राट जी ने कही, वो तो बिना एआई के भी पहचान सकते गमछे का रंग। इसके लिए एआई की ज़रूरत कहाँ है उनको? एआई कैमरे की कहाँ ज़रूरत है? ये भी एक कोई पॉलिटिकल मैसेजिंग है, इसको बहुत मैं गंभीरता से नहीं लेता। बीजेपी के या कुछ और जो नेता हैं वो इस तरह की बात करते रहते हैं, उनको भी अच्छा लगता है, उनके जो भक्त लोग हैं उनको उससे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो चलता रहता है। मैं कोई इसमें बहुत इतना गंभीरता से नहीं लेता। पॉलिटिकल लीडर्स कुछ ना कुछ बोलते रहते, कुछ ना कुछ करते रहते, इसलिए उन्होंने भी रिएक्ट कर दिया, रोहिणी जी ने भी कर दिया। अब रोहिणी जी पर बात होगी तो कुछ और बातें निकल कर आएंगी। इसको मैं बहुत सीरियस इशू के तौर पर नहीं देखता। रोहिणी जी ने तो लंबा चौड़ा, संगीत रागी जी रिएक्ट किया है, वो तो काफी गुस्सा हो गई हैं हरे गमछे को सुनकर, क्योंकि उन्होंने तो पूरी कुंडली खोलने की कोशिश की है कि एआई तो बता देगा आपके पिता के बारे में, एआई तो बता देगा आपके डिग्री के बारे में, एआई तो बता देगा कि आप एफिडेविट को हैफिडेविट क्यों बोलते हैं। एआई ये भी बता देगा कि मेडिकल में कैसे जो है वो एडमिशन मिलता है, यदि आप मुख्यमंत्री के बेटे बेटियां हैं तो। एआई तो ये भी बता देगा कि बिना सर्जरी का इंस्ट्रूमेंट हाथ में लिए हुए आपने सारे पाठ्यक्रम पास कर गए, ये सभी बता देता है एआई। एआई तो फिर बता देगा बहुत अच्छे तरीके से, जो समीर जी भी बोल रहे थे हमसे ब्रेक में, चारा कौन कौन खाया था, इतना इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत नहीं थी। एआई तो तेजस्वी की भी डिग्री के बारे में बता देगा कि कितना पास कितना फेल है। देखिए, जो उन्होंने कहा वो एक तंज था, राजनीतिक व्यंग था, और राजनीतिक व्यंग जानबूझ करके उन्होंने किया कि भाई जो आरजेडी वाले हैं वो हरे गमछे डालते रहते हैं, और हरे गमछे डाल करके वो बताना चाहते हैं, ऐसे उनसे बात की जाए तो कहेंगे कि हरियाली के लिए है, लेकिन वो स्वाभाविक तौर पर हरा चिन्ह जो है वो इस्लाम के प्रतीकों के रूप में भी सबसे ज़्यादा चल गया है, तो उसी के साथ लोग जोड़ करके वो लोग भी रखते हैं। तो एक ढंग से उनका व्यंग था। यदि आप उनको कहें कि हैफिडेविट हो, तो राबड़ी देवी क्या थी भाई? आप जो सम्राट चौधरी के बारे में बात करते हैं, आपकी माँ क्या पढ़ी लिखी थी? आप स्वयं कितने पढ़े लिखे थे? आप अपने बारे में भी जरा देखिए, आत्ममंथन कीजिए। आज वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और वो शानदार तरीके से प्रदेश को गवर्न कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि वो गुंडों के खिलाफ यदि एक्शन ले रहे हैं, उस पर आप कह रहे हैं कि जाति देख करके आपको मारा जा रहा है, यही बात तो योगी आदित्यनाथ जी के लिए कहा जाता था। लेकिन हम सबको पता है कि ऑर्गेनाइज्ड गिरोह जो है उत्तर प्रदेश में जो काम करता था वो करीब करीब लगभग खत्म हो गया है, और जो भी गुंडे और बदमाश लोग थे वो भाग गए हैं। कल भी कहानी कुर्सी की चर्चा में हम लोग कर रहे थे कि नीतीश जी का पहला 5 साल बहुत शानदार था इस मामला में।
जितने भी गुंडे, बदमाश और डकैत इस प्रकार के लोग थे जिनका टेरर करीब करीब सबका उन्होंने ठीक ठाक कर दिया। ऐसा नहीं थे, अपने वाले को बचा भी लिए थे थोड़ा सा, लेकिन बाकी लोगों का उन्होंने निपटारा कर दिया था। तो बिहार के अंदर इंडस्ट्री कब आएगी? जब लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर तब तो रहा। हम देखते हैं कि बिहार का लोग दिल्ली आकर के तो सब कानून मान लेता है, लेकिन वहां यदि कोई प्राइवेट बस चल रही होती है और गांव से गुजर रही होती है तो हर गांव में 2 आदमी ऐसा खड़ा होता है जो उससे कहता है टैक्स लाओ, वसूलो। तो टैक्स की वसूली कौन करता है? वहां का यातायात विभाग नहीं करता है। टैक्स की वसूली वो लोग करता है जो गांव के गिरोह के छटे हुए लोग होते हैं, जो हर गांव से गुजरने के वक्त जो है उनसे वसूली करते हैं। तो इस प्रकार की यदि स्थिति रहेगी बिहार में, तो बिहार में कहां से सुधार आएगा? बिहार में इंडस्ट्री आना चाहिए, बिहार में एजुकेशन। सारे बिहार के टैलेंट भाग करके आज दिल्ली आए हुए हैं, कोटा चले जाते हैं। पटना एकेडमिक हब क्यों नहीं बन सकता है? गया क्यों नहीं बन सकता है? लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप पहले लॉ एंड ऑर्डर में सुधार कीजिए। जो ये गुंडे, बदमाश, छटे हुए लोग जो हैं सड़कों पर गुंडागर्दी करते हैं, उनको ठीक कीजिए और आश्वासन दीजिए कि इंडस्ट्री को कि भाई आप यहाँ पर सुरक्षित हैं। उस पर तो काम कर रहे हैं सम्राट चौधरी, बस विवाद हो गया रंग को लेकर, क्योंकि खुद ने भगवा पहना था और वो जो काउंटर कर रहे थे वो हरे रंग की तरफ कर रहे थे, जिस पर तेजस्वी यादव नाराज हैं, उनकी बहन भी काफी नाराज हो गई हैं। अब आगे पेट्रोल डीजल की भी बात कर लेंगे। पेट्रोल डीजल को लेकर भी इस वक्त पैनिक बाइंग हो रही है, खासकर ग्रामीण और एग्रीकल्चर एरिया में डीजल की खरीद में 42% तक उछाल आई है। क्या वाकई में डिमांड बढ़ी है या लोगों के युद्ध छिड़ने की आशंका में ज्यादा खरीदारी से स्थिति पैदा हो रही है? देश के अलग अलग इलाकों से पेट्रोल डीजल के लिए भारी भीड़ जमा हो रही है। सरकार ने क्लियर कर दिया है तेल का स्टॉक फुल है, किसी भी तरह से पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इंडियन ऑयल ने भी भरोसा दिया है कि देश में पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है, लेकिन बावजूद इसके पेट्रोल पंप पर गैलन लेकर लोग पहुंच रहे हैं, लोग लंबी लंबी लाइन में खड़े हो रहे हैं, पेट्रोल भरवा रहे हैं और कई जगहों पर तो हिंसक झड़पों की खबरें भी सामने आ रही हैं। पेट्रोल ना मिलने पर या उनका गैलन अगर नहीं भर पा रहा है तो इसको लेकर कई जगहों पर हिंसक तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। अब ये पैनिक क्यों है, पैनिक बाइंग क्यों है? क्या सरकार जो समझाना चाहती है वो नहीं समझा पा रही है? ये अब वो सवाल है जो इन तस्वीरों को देखकर खड़ा हो जाता है। देखिए किस तरीके से लोग भागते हैं, जैसे ही पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं लोग भागने लगते हैं, आपाधापी शुरू हो जाती है कि कौन पहले लाइन में लगेगा और कौन पहले पेट्रोल या डीजल ले लेगा। अब ये तस्वीरें क्यों हैं हर्षवर्धन जी, क्या ये पैनिक बाइंग क्यों है? मैं ये समझना चाह रही हूँ। जब सरकार कह रही है सब कुछ फुल है, हमारे पास स्टॉक है, तो क्या ग्राउंड पर नहीं समझा पा रही है, लोगों के अंदर का डर नहीं निकाल पा रही है सरकार? नहीं, मुझे सचमुच समझ में नहीं आ रहा है कि ये इसकी इजाज़त कैसे दी जा रही है। ये सीधे सीधे लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। कोई भी व्यक्ति गाड़ी के अलावा पेट्रोल या डीजल कैसे लेने दिया जा सकता है? ये तो अराजकता है साफ साफ। और अगर ये होगा तब तो आप किसी भी स्थिति में कोई भी पंप बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि मान लीजिए कि ऐसे 50 लीटर 100 लीटर वाले गैलन लेके और एक साथ कोई 1000 लोग 500 लोग दौड़ा दे, तो फिर तो खत्म हो, वो पंप खत्म हो जाएगा। क्योंकि गाड़ी में तो 40 लीटर ही तेल आता है, 50 लीटर आता है, 40 से 50 लीटर की औसत टंकी होती है जितनी जो आजकल गाड़ियां आती हैं। एसयूवी भी 50 लीटर से ऊपर की नहीं होती। और अगर ऐसे इस तरह से, तो पहली बात तो मुझे लगता है ये जहां की भी ये प्रशासन की जो जिम्मेदारी है सबसे पहले उसको। दूसरा, सरकार नहीं समझा पा रही, मुझे लगता है ये ठीक नहीं। सरकार ने लगातार, और हमने इस बार देखा है, डेली डैशबोर्ड, सरकार ने लाइव डैशबोर्ड शुरू किया। जिस दिन से हुआ, पेट्रोलियम और जो नेचुरल गैस मिनिस्ट्री है उसकी जॉइंट सेक्रेटरी हैं सुजाता शर्मा, और जो शिपिंग के अधिकारी हैं, उन दोनों लोगों ने लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तीसरा, सरकार ये बता रही है कि हमारे पास ये चीजें अवेलेबिलिटी की कमी नहीं है, अवेलेबिलिटी पूरी तरह से है। हाँ, अच्छा, ये कमाल इसे शरद पवार जी का पोस्टर लगा हुआ। अब अगर उनकी पार्टी के लोग ये गए हैं तो ये भी अच्छा, ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि वो लोग किधर जा रहा है। लेकिन कानून व्यवस्था का ये सीधे मसला है। किसी को बोतल में, डिब्बे में, ड्रम में, भगोने में इस तरह से पेट्रोल डीजल लेने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। बाकी ये छिटपुट कहीं से आ रही हैं, खबरें हम लोग सामने ही देख रहे हैं, हालांकि वो ऐसी लाइन नहीं दिख रही, तो दूसरे तरह का दिख रहा है। सचमुच कहीं अभी देश में ऐसा नहीं दिख रहा है कि लोग गाड़ी लेके लाइन लगाए हों और 6 घंटे उनको तेल न मिल रहा। मतलब थोड़ा आश्चर्यजनक है। जो गांव में जो ट्रैक्टर वगैरह चलाते हैं या ट्रैक्टर से जो खेती करते हैं, उनका जो डीजल वगैरह होता है वो तो ये इसी में कंटेनर में ही जाता है। तो पेट्रोल पंप से वो कंटेनर में ही लेकर के जाते हैं। लेकिन डीजल खास करके
पेट्रोल नहीं, डीजल सिर्फ। ये महाराष्ट्र के वो इलाके हैं वाकई आप सही कह रहे हैं कि ये तो मतलब इस तरह से इजाजत दे देने पर तो बहुत एनार्की आ जाएगा। और इजाजत नहीं है, ये रोक नहीं लगाई गई है, रोक इजाजत कोई नहीं दी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसको देख नहीं कर रहा है ना। इजाजत मेरे कहने का मतलब है कि पेट्रोल पंप अलाउ कर रहा है ऐसी चीजों सर को। कई बार यहाँ पर स्थिति ऐसी हो गई समीर जी कि लड़ाई झगड़ा भी हुआ है। अगर पेट्रोल पंप संचालक ने मना कर दिया है तो ये लोग लड़ाई झगड़ा करने पर उतार हुए हैं, हिंसक हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। देखिए, अगर 9 दिन में अगर 3 बार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी तो लोगों को डर लग रहा होगा कि भाई आने वाले दिनों में और कीमतें बढ़ेंगी। तो 5 रुपये बढ़ चुका तो उनको लग रहा होगा कि जितना अभी स्टॉक कर लो और कीमतें बढ़ेंगी आने वाले समय में तो कम से कम हमें उतना बाहर नहीं पड़ेगा। तो पैनिक तो क्रिएट होगा। जिस तरीके से वैश्विक स्थिति अभी सरकार भी कहने की स्थिति में नहीं है कि नहीं सब सामान्य होने वाला है और आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं। जब सरकार कह रही है कि भाई आप लोग अपनी खपत कम कीजिए, वैश्विक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, अभी ईरान और अमेरिका के बीच जो मामला चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि खरीदने वाले लोग भी इस बात को समझ रहे हैं अनिश्चित स्थिति बनी हुई है, कोई उनको बताने की स्थिति में भी नहीं है। और मुझे लग रहा है फिर गाँव में तो व्हाट्सएप पर मैसेज चलता है, किसी ने मैसेज चला दिया कि कल से 12 रुपये का डीजल महंगा हो रहा है, किसी ने मैसेज चला दिया कि 25 रुपये डीजल की कल से प्राइस बढ़ने वाली है। तो पूरे महाराष्ट्र के लोग सड़कों पर उतर के आकर डीजल भरने के लिए चले गए, गाँव के लोग, ग्रामीण के लोग, कि भाई 25 रुपये अगर डीजल बढ़ने वाला होगा तो आज पहले हम जितना हो सकता है स्टॉक कर ले। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए प्रशासन को कि इस तरह की जो अफवाह फैलाई जाती है, इस तरह का जो खबरें झूठी व्हाट्सएप पर चलाई जाती है और उसके प्रभावित होकर लोग इस तरीके से सड़कों पर उतर जाते हैं, पेट्रोल पंप पर भीड़ इकट्ठी करते, उस पर कंट्रोल रखें। डीएम और एसपी भी सुनिश्चित करें कि भाई पेट्रोल पंप मालिकों को बुला के समझा बताएं कि आपके पास गाड़ी में ही देंगे, और अगर कोई ट्रैक्टर वाले को देना है तो उसका आप लिमिट राशनिंग कीजिए, इस तरीके से मत कीजिए। एक को देख के दूसरा पैनिक में जाएगा। टीवी पे इस तरह से लोग देखेंगे तो बाकी शहरों के लोग भी पैनिक में चले जाते हैं और डर का माहौल क्रिएट होता है। सरकार बार बार कह चुकी है कि सरकार के पास अभी स्टॉक पर्याप्त है। किसी पेट्रोल पंप पे यह कभी बोर्ड नहीं लगा हुआ मिला आज तक कि यहाँ पेट्रोल उपलब्ध नहीं है, डीजल उपलब्ध नहीं है। सरकार, आप जब जाते हो आपको पेट्रोल डीजल मिल रहा है, फिर क्यों ऐसा न्यूसेंस क्रिएट करना, क्यों ऐसा पैनिक क्रिएट करना। मुझे लग रहा है आप सरकार पर भरोसा रखिए, आपको पूरा पेट्रोल डीजल मिल रहा है। इस तरीके से आप भगदड़ करके आप अपना नुकसान करोगे, देश का नुकसान करोगे और माहौल खराब करोगे। बाकी प्रशासन को थोड़ा सख्त होना पड़ेगा अगर ऐसी तस्वीरों को रोकना है। ये सब चीजें जो होती हैं ना, अधिकांशतः सोशल मीडिया पर रूमर्स फैलाने वगैरह से ज्यादा जल्दी तेज पकड़ता है। एक वाकया है, कहाँ मीडिया पर भी आजकल कोई इसको लेकर बहुत नहीं चल रहा। ये समीर जी की बात है ना, वो ज्यादा कि कई लोगों को लगता है 5 रुपए बढ़ गए हैं तो अभी रख ले। कई लोगों को आदत होती है कि थोड़ा सा विजय जी यदि स्टोर भी करेगा तो घर में कितना स्टोर करेगा? 20 लीटर, उसकी 100 आदत रुपया में जो है। बाकी कहाँ बड़े शहरों में कोई बहुत ऐसा हो रहा हो, मुझे नहीं लग रहा कि कोई संकट दिखाई दे रहा हो या लोग ऐसे भागदौड़ कर रहे हैं।